रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाज़िर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक ऐसी कहानी के साथ में जिसको मैंने बहुत दिनों से अपनी लिस्ट में रखा था कि मैं इस कहानी को आप लोगों तक ज़रूर सुनाऊंगा, आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पास्ट में हमें थोड़ी प्रॉब्लम थी, कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, कुछ थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, जिसकी वजह से जो कहानियों की लेंथ थी वो भी काफ़ी ज़्यादा छोटी हो गई थी। भरपूर रिसर्च भी नहीं हो पा रही थी कहानी पे, तो छोटी मोटी जो भी कहानियाँ होती थी वो मैंने आप लोग को सुनाई थी, जिसका असर चैनल पे भी पड़ा। चैनल के व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन गए। लेकिन पिछली 3-4 कहानियों से आप लोग देख रहे हैं कि जो आप लोगों से मैंने वादा किया था कि एक बार सब कुछ ठीक हो जाने दीजिए, उसके बाद जो मैं आप लोगों को कहानी सुनाऊंगा, शायद आप लोगों ने हमारे चैनल पर इससे पहले कभी इस तरीके की कहानी सुनी हो। और दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, ये कहानी एक ऐसे गरीब परिवार की कहानी है। कहा जाता है समाज के अंदर कि गरीबी एक शराब है। और दोस्तों, कई हद तक अगर देखा जाए तो ये बात 100% सत्य भी साबित होती है। गरीब के लिए न जीना आसान है, न मरना आसान है। गरीबी को गरीब मरने के बाद भी भोगता है। और दोस्तों, आज की जो कहानी है, ये कहानी अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश से शुरू होती है। मध्य प्रदेश में एक जगह लगती है सतना, जो कि एक ज़िला है। और यहीं पर एक जगह पड़ती है मल्लाहों का टोला, जिसे धवारी मल्लाहन भी कहा जाता है। और यहीं पर एक परिवार है, इसमें राम नरेश केबट, उनकी जो पत्नी है उनका नाम रुक्मिना केबट, और उनके 4 बच्चों की कहानी है। और इन 4 बच्चों में एक बेटी है जिसका नाम है भानु केबट, जो कि पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार थी। अब जो भानु है, ये पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार, बहुत ज़्यादा दिमागीन ये लड़की, इसलिए परिवार को भी कहीं ना कहीं भानु की ये मेहनत, ये लगन देखकर ये लगता है कि जिस तरीके की गरीबी में वो जी रहे हैं, अगर भानु अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लेती है और पढ़ लिख कर एक अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाती है, तो शायद उनकी गरीबी को ये भानु दूर करा सकती है। आम तौर पे दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि गरीब परिवार से कोई बच्चा ऐसा होता है जो पढ़ लिख कर इतना ज़्यादा काबिल बनता है कि परिवार की सारी गरीबी दूर कर देता है। और यही सपना, यही जो आगे का फ्यूचर था, ये जो परिवार था, भानु के अंदर दिख रहा था। इसीलिए अब भानु को पढ़ाना लिखाना था, तो भानु को पढ़ाने लिखाने के पैसा चाहिए था। अब पैसा चाहिए था तो जो राम नरेश केबट होते हैं, ये फर्नीचर की दुकान पे जाते हैं, वहाँ पर काम करते हैं। जो कुछ भी काम करते हैं उससे जो भी पैसे अर्जित होते हैं वो लेके आते हैं, अपनी पत्नी के हाथ पे रखते हैं। और इससे ही जो राम नरेश केबट का परिवार था, उसका भरण पोषण हो रहा था। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है। राम नरेश केबट फर्नीचर की दुकान पे जाते हैं, डेली के रूटीन की तरह अपना काम करते हैं, और काम करने के बाद में घर वापस आते हैं। इसी तरीके से जो ज़िंदगी थी आगे बढ़ रही थी, दिन ब दिन गुजरते जा रहे थे। और इसी बीच में जो राम नरेश केबट होते हैं, उनकी एक बेटी की शादी लग जाती है। दूसरी बेटी जो भानु केबट है, ये पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार। अब परिवार के ऊपर सामने 2 बड़े खर्चे, एक शादी और दूसरा जो भानु केबट जो बेटी है, जो पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार है, जैसे तैसे कर कर उसका हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिलाया, 12th का एग्ज़ाम दिलाया। जब इसने हाई स्कूल और 12वीं की परीक्षा पास कर ली, तो उसके बाद में भानु केबट अपने परिवार के सामने कहने लगी कि उसे अब LLB करनी है, और LLB करने के बाद में उसे वकालत करनी है। अब जब परिवार के सामने भानु केबट वकालत करने की बात कहती है, LLB करने की बात कहती है, तो जो परिवार के मुखिया होते हैं, जिनका नाम राम नरेश केबट, जब वो अपनी बिटिया की ये बात सुनते हैं, पढ़ने लिखने की उसकी लगन देखते हैं, फ्यूचर की उसकी प्लानिंग देखते हैं, फ्यूचर के उसके गोल देखते हैं, तो ये अपनी इनकम की तरफ नहीं जाते हैं, बल्कि अपनी बिटिया भानु केबट से कहते हैं कि बेटा, कोई बात नहीं, अगर तुम पढ़ना चाहती हो, आगे बढ़ना चाहती हो, तो परिवार तुम्हारा साथ देगा। तुम जाओ, जितनी मेहनत से पढ़ना चाहो पढ़ो, और हमारा और हमारे ख़ानदान का, हमारे परिवार का नाम रोशन करो। उसके बाद में जो भानु केबट होती है, एडमिशन ले लेती है, अपनी पढ़ाई शुरू करती है। और जैसे जैसे वक्त गुजरने लगता है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जाती है। और जो राम नरेश केबट थे, उनकी इनकम जो थी वो सेम थी। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। उधर जो भानु केबट थी, उसकी भी पढ़ाई के लिए खर्चा चाहिए था, पैसे चाहिए थे। इस वजह से जो राम नरेश केबट थे, बढ़ती महंगाई, बच्चों के बड़े होते हुए भानु केबट की पढ़ाई का बर्डन, इन सारी चीज़ों से जो राम नरेश केबट थे, उनके परिवार का भरण पोषण जो था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। इधर जो भानु थी, उसको भी पढ़ाई लिखाई के लिए लगातार पैसों की नीड रहती थी।
कभी उसे कॉलेज जाने के लिए पैसे चाहिए थे, तो कभी उसे ड्रेस के लिए पैसे चाहिए थे, कभी जो पढ़ाई कर रही थी उसके लिए जो पेन किताबें रहती उसके लिए पैसे चाहिए थे, कभी किराए के लिए पैसे चाहिए थे। लेकिन जो परिवार था, रामनरेश केवट थे, उनकी जो आमदनी थी वो सेम थी। आमदनी लगातार सेम ही रहने की वजह से, खर्चे बढ़ जाने की वजह से परिवार में पैसों की दिक्कत बहुत ज़्यादा होने लगी थी। तो जो भानु केवट होती है, सोचती है कि पढ़ाई तो उसे करनी है और पिताजी के पास में इतने पैसे भी नहीं हैं, तो क्यों ना एक पार्ट टाइम नौकरी ढूंढी जाए। लेकिन भानु केवट इस तरीके की नौकरी देखना चाहती थी कि उसकी जो नौकरी है उसकी पढ़ाई के आड़े ना आए और उसकी जो पढ़ाई है उसकी नौकरी के आड़े ना आए। यानी आगे चलकर ऐसा ना हो कि उसे अपनी पढ़ाई में से, अपनी नौकरी में से एक ही चीज़ को चुनना पड़े। इसलिए वो एक ऐसी नौकरी की तलाश में थी जो दोनों ही चीज़ों को बैलेंस बना के रख सके। लिहाजा उसके बाद में जो भानु होती है नौकरी की तलाश में, अपने ही जो गांव में, जिस गांव में वो रहती थी, जिस एरिया में वो रहती थी, वहाँ पर जो भी दुकानें थी, कोई कपड़े की दुकान थी या फिर कोई ऐसा बड़ा कोई स्टोर, वहाँ पर जाती और सबसे कहती अगर किसी भी तरीके का कोई काम हो तो उसको बताओ, वो जॉब चाहती है। लेकिन दोस्तों, गांव के अंदर, छोटे एरिया के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी लड़की को काम देने से परहेज़ करता है, क्योंकि एक 22-23 साल की लड़की है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बात बन जाए, कोई लांछन लग जाए। और जो भानु थी वो भी किसी ऐसी जगह पर काम नहीं करना चाहती थी जिससे उसकी या फिर उसके पिता की इज्जत पर कोई उंगली उठाए या फिर कोई उसकी पढ़ाई के बीच में कोई ऐसी चीज़ें आएँ। इसलिए भानु भी किसी सम्मानित जगह पर काम चाहती थी। कभी भानु किसी कपड़े की दुकान पर जाती है और वहाँ पे कहती है कि तुम्हारा जो काउंटर है वो संभाल लूँगी। कभी किसी स्टोर पे जाती है, कहती है तुम्हारा जो रिसेप्शन है वो संभाल लूँगी। इसी बीच में भानु एक फैमिली, जो कि डेंटल क्लिनिक होता है, उस क्लिनिक पे पहुंचती है और उस क्लिनिक को जो चलाने वाले व्यक्ति थे, जिनका नाम डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी होता है, उनसे कहती है कि उसे एक नौकरी चाहिए। अगर तुम्हारे पास में कोई जगह ऐसी हो जो खाली हो और जहाँ पर रहकर मैं काम कर सकूँ तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मुझे वो काम दे दीजिए। ज़्यादा पैसे चाहिए नहीं है मुझे, बस इतने पैसे चाहिए हैं कि डेली नीड में, मेरी पढ़ाई में जो खर्चा होता है, जो घर वालों के आगे रोज़ मुझे हाथ फैलाने पड़ते हैं, जबकि मेरे पिता की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो किसी से छुपी नहीं है। इसलिए कापी कलम, पेन, ड्रेस और किराए के लिए जो पैसे उठते हैं, बस वही ज़रूरतें पूरी हो जाएं, इससे ज़्यादा मुझे सैलरी नहीं चाहिए। अब जो डॉक्टर आशुतोष होते हैं, जब वो इस लड़की भानु की ये बातें सुनते हैं तो वो इसे बिठाते हैं। बिठाने के बाद में पूछते हैं कि बेटा तुम कितनी पढ़ी लिखी हो। तो उसके बाद में भानु उसे बताती है कि मैं हाई स्कूल में मेरे इतने इतने नंबर थे, 12th में मेरे इस तरीके के नंबर थे। डॉक्टर आशुतोष इस लड़की भानु से पूछते हैं कि तुम्हें इंग्लिश आती है। तो लड़की कहती है हाँ मुझे इंग्लिश आती है। उसके बाद में 2-4 सवाल डॉक्टर आशुतोष इस लड़की से पूछते हैं। अब लड़की पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार थी, बहुत ज़्यादा काबिल थी, इसलिए फर्राटेदार इंग्लिश बोलकर उन सारे ही सवालों के जवाब दे देती है। उसके बाद में डॉक्टर आशुतोष सोचते हैं कि ठीक है, लड़की पढ़ने लिखने में तेज़ है, होशियार भी है, और वैसे भी उन्हें क्लिनिक पर दिक्कत आती है, अकेले पर्चा लगाना, अकेले पूरे क्लिनिक को देखना। अब ये जो लड़की है रहेगी, रिसेप्शन भी संभाल लेगी, पर्चा भी लगा देगी, एज ए असिस्टेंट भी काम कर लेगी, कोई दवा, कोई पर्चा, कुछ बनाना होगा तो इस लड़की की हेल्प भी मिल जाया करेगी। उसके बाद में डॉक्टर आशुतोष जो होते हैं वो इस लड़की से कहते हैं कि बेटा भानु, ठीक है तुम कल से आओ, ज्वाइन कर लो, लेकिन शुरुआत में तुम्हें मंथली जो सैलरी मिलेगी वो महज बस 3,000 रुपये ही मिला करेगी। अब जैसे ही 3,000 रुपये की सैलरी का ऑफ़र ये डॉक्टर आशुतोष भानु को देते हैं, तो भानु, जिसके लिए एक एक पैसा ऐसा था जैसे पहाड़, जिसके लिए एक एक पैसा जुटाना मुश्किल था, और सामने से 3,000 रुपये की सैलरी का ऑफ़र, और जो क्लिनिक है ये घर से महज थोड़ी ही दूरी पे है, पैदल आ सकती है, पैदल जा सकती है, और जो टाइमिंग थी वर्क करने की वो भी सुबह से 3 घंटा और दोपहर बाद से 3 घंटा, यानी सुबह को खाना खा पी कर ये आएगी और दोपहर का खाना घर खा लेगी। उसके बाद में 4 बजे से आएगी और रात के 9 बजे के आसपास घर पहुंच जाएगी। भानु उसके बाद काम करने के लिए हाँ कर देती है। उसके बाद ज्वाइन कर लेती है। अब जो उसका डेली का रूटीन था, इस क्लिनिक पे आना, बैठना और अपने घर चले जाना, जो काम था उसे बहुत अच्छे से संभाल रही थी। धीरे धीरे इस काम में जैसे जैसे इसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, ये इस काम में परिपक्व होती चली जाती है। जो डॉक्टर आशुतोष होते हैं उसे भी भानु के काम करने का जो तरीका था, जो उसके काम करने का जो अंदाज़ था, ये काफ़ी पसंद आ रहा था, और भानु भी अपने काम में काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट होती चली जा रही थी। अब जो भानु थी अपने काम को बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रही थी, अपने बेहतरीन तरीके की जो उसकी ड्यूटी थी उसको निभा रही थी।
अब चूंकि जो क्लिनिक था वो ज़्यादा बड़ा क्लिनिक तो था नहीं, छोटा सा क्लिनिक था, तो ज़्यादा पेशेंट आते नहीं थे। जो पेशेंट आते थे उनका पर्चा लगा दिया करती थी, लेकिन बाकी जो समय होता था इसका उसमें बस ये खाली ही बैठी रहा करती थी। फिर उसके बाद में ये सोचती है कि क्यों ना और कुछ काम भी सीख लिया जाए, रिसेप्शन के अलावा जो नर्स का काम रहता है उसको भी सीख लिया जाए। क्योंकि भानु एक ऐसी लड़की थी जिसके जो सपने थे बहुत बड़े थे और इसके सपनों को पंख लगाने के लिए ये मेहनत करने से बिल्कुल भी नहीं चूकती थी। इसलिए डरते हुए ये डॉक्टर साहब के पास पहुंचती है और कहती है कि डॉक्टर साहब, मैं खाली बैठी रहती हूँ, खाली समय में अगर मैं नर्सिंग का काम सीख लूँ तो कैसा रहेगा। इसके मन में बहुत ज़्यादा डर था डॉक्टर साहब से ये कहने से पहले, क्योंकि इसको लग रहा था कहीं डॉक्टर साहब इस बात का गलत मतलब ना निकाल लें, वो सोचें कि इसे यहाँ पर बिठा लिया था, उसके बाद में इसके मन में और ज़्यादा लालच आ रहा है, ये और ज़्यादा पैसे कमाना चाह रही है, तरह तरीके के सवाल इसके मन में थे। लेकिन जैसे ही डॉक्टर आशुतोष को जब ये बताती है कि ये नर्स का भी काम सीखना चाहती है, डॉक्टर जैसे ही भानु की ये बात सुनता है कि वो नर्स बनना चाहती है, वो काम सीखना चाहती है, डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। भानु से कहता है कि बेटा, मुझे भी एक ऐसी लड़की की तलाश थी जो मेरे काम में मेरा हाथ बटाए। ठीक है, अगर तुम काम सीखना चाहती हो तो काम सीख लो, कल से तुम रिसेप्शन भी संभाल लेना, जो कोई पेशेंट आए उनके पर्चे लगा देना, और उसके बाद में खाली समय में जब मैं पेशेंट के चेकअप वगैरह करूं तो तुम मेरी बगल में खड़ी हो जाना और देखते रहना किस तरीके से मैं पेशेंट को देखता हूं, किस तरीके से काम को करता हूं। धीरे धीरे समय गुजरेगा और तुम काम सीख जाओगी, तो तुम चाहो तो इस कस्बे के अंदर अपना एक क्लिनिक भी खोल सकती हो। मैं भी ठीक ठाक पैसे कमाता हूँ, तुम भी ठीक ठाक पैसे कमा सकती हो, और अगर कभी मैं ना हूँ तो इस क्लिनिक पर तुम दवा भी दे दिया करोगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो ईजी हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। अब जैसे ही भानु डॉक्टर साहब की तरफ से ये जो हाँ का जवाब सुनती है, ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद में भानु अपने इस दूसरे काम पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करने लगती है। अब जो परिवार वाले थे भानु के, ये भी बहुत ज़्यादा खुश थे। उनको भी लग रहा था कि भानु अब डॉक्टर बन जाएगी, परिवार का नाम रोशन करेगी, घर वालों का नाम रोशन करेगी। चूँकि अब पैसे भी ज़्यादा मिलने लगे थे, तो परिवार वालों की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी उससे भी कहीं ना कहीं, जो बैड सिचुएशन थी उससे भी ये कहीं ना कहीं परिवार बाहर निकल रहा था। और धीरे धीरे जो समय था वो गुजरता जाता है। सारी ही चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत एक्यूरेट चल रही थी। लेकिन इसी बीच में एक तारीख आती है, 18 दिसंबर साल 2021। 18 दिसंबर साल 2021 को जो भानु थी, ये सेम तरीके से, सेम पैटर्न से अपने इस क्लिनिक पर जाती है। पूरा दिन काम करती है। घर परिवार वाले जो थे वो अपने कामों में बिजी थे, लेकिन रात के 8-9 बजे के आसपास भानु घर लौट कर आ जाती थी। लेकिन आज ऐसा न जाने क्या हुआ था कि भानु रात के 9 बजे भी लौट कर नहीं आई थी। काफ़ी ज़्यादा समय हो जाता है, परिवार वाले थोड़े चिंतित होते हैं। लेकिन उसके बाद में परिवार वाले सोचते हैं कि भानु एक क्लिनिक पर काम करती है, हो सकता है कि इस समय जो वायरल फीवर चल रहा है, बुखार चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो हो सकता है कि भानु आज लेट आए। इसलिए परिवार वाले भी खा पी कर खाना सो जाते हैं। उसके बाद में जब सुबह को इनकी आँख खुलती है तो सोचते हैं कि भानु तो आई नहीं। इसलिए अब परिवार वाले थोड़ा सा चिंतित होते हैं। उसके बाद में जहाँ पर भानु डॉक्टर आशुतोष के पास में जिस क्लिनिक पर काम करती थी, उस क्लिनिक पर पहुँचते हैं और पूछते हैं कि हमारी बिटिया भानु कहाँ है, रात पहुँची ही नहीं, आज इतना काम है कि रात भर यहीं रह गई। तो उसके बाद में जो डॉक्टर आशुतोष होते हैं, ये कहते हैं कि दरअसल तुम्हारी बिटिया को मैंने एक दूसरी जगह जॉब पर लगवा दिया है। अब जैसे ही परिवार वाले ये बात सुनते हैं, वो कहते हैं कि हमें बिना बताए हमारी बेटी कैसे चलेगी, क्या हुआ। तो उसके बाद में डॉक्टर आशुतोष कहते हैं, दरअसल मेरा क्लिनिक बहुत ज़्यादा छोटा था और उसने सारा काम सीख लिया था, तो कायदे में उसके काम के हिसाब से पैसे बढ़ाने चाहिए थे। लेकिन चूंकि मेरा क्लिनिक छोटा है, इतने ज़्यादा पेशेंट भी नहीं आते हैं, तो मैं उसकी सैलरी तो बढ़ा नहीं सकता। इसलिए मैंने दूसरी जगह बात करके उसकी जॉब जो है वहाँ लगवा दी है। अब महीने के उसे 10,000 रुपये मिला करेंगे। अब जैसे ही ये बात परिवार वाले सुनते हैं कि 10,000 रुपये महीने पे मिला करेंगे, आगे आशुतोष डॉक्टर कहते हैं कि अगर उसने वहाँ पर एक्सपीरियंस ले लिया तो वो महीने के लाखों रुपये छापेगी। अब इतना सुनना था परिवार वालों का, परिवार वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है कि इस तरीके से उनकी बेटी जो थी वो कामयाबी की जो सीढ़ी है उसको चढ़ते जा रही है। लेकिन फिर भी ये परिवार वाले पूछते हैं, अच्छा वो कौन सा क्लिनिक है जहाँ पर वो काम कर रही है, कम से कम अपनी बेटी से मिल ही लें। तो जो डॉक्टर आशुतोष होते हैं वो कहते हैं, देखो मुझे बताने में कोई संकोच नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारी बेटी भानु ने मुझसे मना किया है। उसने मुझसे मना किया है, उसने मुझसे कहा है कि पहले वो 2-3 महीने पैसे कमा ले, उसके बाद में परिवार वालों को खूब सारे पैसे ला के देगी, उसके बाद में उन्हें अपना नया वाला क्लिनिक भी दिखा देगी। उसके बाद में जो भानु के पिता होते हैं और भानु के पिता के साथ में भानु की बहन भी गई थी।
ये दोनों कहते हैं कि चलो ठीक है, बिटिया ने अगर फ़ैसला कर लिया है कि वो हमें सरप्राइज़ देना चाहती है तो उसके सरप्राइज़ को सरप्राइज़ रखा जाएगा। और ये दोनों यानी भानु की बहन और भानु के पिता वहाँ से वापस घर आ जाते हैं। घर आने के बाद में सारी बात सिलसिलेवार तरीके से भानु की माँ को बताते हैं। लेकिन दोस्तों, माँ का दिल आखिर माँ का दिल होता है। उसे कितना ही ज़्यादा समझाया जाए, उसे दिलासा दिया जाए, उसे ऊंच नीच में डाला जाए, लेकिन उसे अपने बच्चे की फ़िक्र रहती है। कहते हैं कि एक बेटा पागल हो जाए तो वो भले ही अपनी माँ को भूल जाए, लेकिन एक पागल माँ भी अपनी बेटे को नहीं भूल सकती। इसलिए भानु की माँ कहती है कि चलो ठीक है, वो सरप्राइज़ रखना चाहती है, एड्रेस नहीं बता रहे हैं, क्लिनिक का पता नहीं बता रहे हैं, हम क्लिनिक पर पहुँच ना जाएँ, लेकिन कम से कम भानु से फ़ोन पे तो एक बार बात करो, उसका नंबर तो लगाओ। उसके बाद में जो भानु के पिता होते हैं राम नरेश, वो भानु के मोबाइल नंबर पर कॉल लगाते हैं और जैसे ही कॉल लगाया जाता है तो रिंग पहली बार में ही चली जाती है। पूरी की पूरी रिंग चली जाती है, लेकिन दूसरी साइड से फ़ोन उठाया ही नहीं जाता है। फिर दोबारा से फ़ोन लगाया जाता है, दोबारा फिर से फ़ोन नहीं उठता है। अब जो भानु के पिता होते हैं राम नरेश, वो कहते हैं कि ठीक है, अब फिर कर लेंगे। लेकिन जो भानु की माँ होती हैं वो कहती हैं नहीं, फ़ोन लगाओ, मेरा दिल जो है बहुत ज़्यादा बेचैन है और मुझे मेरी बिटिया से अगर बात नहीं होगी तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर जो राम नरेश होते हैं ये बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाते हैं। वो कहते हैं कि वो क्लिनिक में होगी, काम कर रही होगी, हो सकता है किसी पेशेंट को देख रही हो, हम तुम बिल्कुल जाहिल के जाहिल ही रहेंगे। बिटिया को कम से कम फ्री हो जाने दीजिए, वो मिस कॉल देखेगी तो उधर से वापस फ़ोन कर लेगी। जितनी भी बातें हो सकती थी राम नरेश अपने परिवार वालों को सुनाते हैं, काफ़ी खरी खोटी सुनाते हैं और उसके बाद में परिवार वालों को फ़ोन ना करने की सलाह देते हैं। उसके बाद में जो परिवार वाले होते हैं राम नरेश का कहा मानते हैं, फ़ोन दोबारा से भानु के मोबाइल पर नहीं लगाते। पूरा दिन गुजर जाता है। भानु के परिवार वाले, माँ बहन सब इंतज़ार कर रहे थे कि भानु फ्री हो, उसके बाद में कॉल लगाए या फिर घर वापस आ जाए। लेकिन ना तो भानु के मोबाइल से कोई रिटर्न में कॉल आता है, ना तो भानु खुद लौट के आती है। जैसे ही शाम का वक्त होता है तो जो डॉक्टर आशुतोष होते हैं ये भानु के घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद में पिता राम नरेश से कहते हैं कि मुझे भानु ने भेजा है। दरअसल उसका जो मोबाइल है वो मोबाइल ख़राब हो गया है और उसने मुझसे कहा कि घर वाले फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन मैं घर वालों से बात नहीं कर सकती क्योंकि मेरे फ़ोन से आवाज़ ही नहीं जा रही है। लिहाजा तुम ऐसा करो कि मेरे घर पे चले जाना, वहाँ पर एक दूसरा फ़ोन है, वो फ़ोन लेके आ जाना और वो फ़ोन ला के मुझे दे देना। अब जो भानु के पिता हैं राम नरेश, वो डॉक्टर आशुतोष को बिठाते हैं, चाय पानी के लिए पूछते हैं। डॉक्टर आशुतोष कहते हैं नहीं, मुझे चाय पानी नहीं पीना है, मुझे जल्दी निकलना है। उसके बाद में भानु के घर पर जो दूसरा मोबाइल था वो मोबाइल लेकर डॉक्टर आशुतोष चले जाते हैं। बाकायदा पूरा दिन गुजर जाता है, जो रात थी वो रात गुजर जाती है, अगला दिन का दिन गुजरता है। उसके बाद में दूसरे दिन शाम को जो भानु की बहन होती है उसके मोबाइल पर रात को एक मैसेज आता है। अब जैसे ही उस मैसेज को भानु की बहन पढ़ती है तो उस मैसेज में साफ तौर पे लिखा होता है कि बहन मैं ठीक हूँ, अच्छे तरीके से काम कर रही हूँ, बढ़िया नौकरी लग गई है, एक बार यहाँ पर एक्सपीरियंस ले लूँगी तो बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाऊँगी। और तुम सब लोग चिंता मत करना, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ प्लान कर रही हूँ, जल्द ही आऊँगी, खूब सारे पैसे लेके आऊँगी, परिवार का नाम रोशन करूँगी और हमारी जो गरीबी है इस गरीबी को दूर करूँगी और पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव के अंदर पिताजी का नाम कर दूँगी। अब जैसे ही भानु की बहन ये मैसेज पढ़ती है उसका दिल जो था बाग बाग हो जाता है, गदगद हो जाती है। वो भागते हुए दौड़ते हुए अपने पिता के पास जाती है, राम नरेश के पास, और जाने के बाद में कहती है दीदी का मैसेज आया है और इस तरीके से वो बता रही हैं। अब जैसे ही राम नरेश उस मैसेज को अपनी बेटी से पढ़वाता है तो उसकी भी छाती गर्भ से चौड़ी हो जाती है और वो भी कहता है कि उसकी बेटी एक बड़ी डॉक्टर बनकर घर वापस आएगी और जिसकी वजह से समाज में उसका नाम होगा, उसकी जो गरीबी है वो दूर हो जाएगी, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएंगी। यही बात माँ जो रुक्मणी देवी होती है उसे बताई जाती है। लेकिन माँ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान थी। माँ को ये सारी बात, ये सारे मैसेजेस देखने के बाद में भी उसके दिल में, उसके मन में एक अजीब तरीके का डर था, एक अजीब तरीके का खौफ था। और वो कहती है कि बिटिया आखिर मैसेज क्यों कर रही है, वो वीडियो कॉल तो कर सकती है, वो मुझे ऑडियो कॉल तो कर सकती है, लेकिन क्या बात है कि ना वो मुझे मैसेज कर रही है, ना मुझे वीडियो कॉल कर रही है और ना मुझे ऑडियो कॉल कर रही है। कहीं ना कहीं बेटी को फ़ोन करके बात तो करना चाहिए, ऐसी कौन सी इतनी बड़ी डॉक्टर बन गई है जो एक फ़ोन तक नहीं कर सकती। लिहाजा जो राम नरेश होते हैं वो अपनी पत्नी को फिर से डांट डपट देते हैं, खामोश कर देते हैं। समय यूं ही गुजरने लगता है। आए दिन बिटिया के मैसेज आते रहते हैं। बहन सारे मैसेज माँ और पिता को पढ़ के बताती रहती है। महीनों का समय गुजर जाता है, पूरा का पूरा साल 2021 गुजर जाता है। जनवरी का महीना आ जाता है। तकरीबन इस लड़की भानु को
घर से गए हुए उस दूसरे क्लिनिक पर लगभग 42 दिन का समय गुजर चुका था, लेकिन इन 42 दिनों में ना तो भानु घर लौट कर आई थी, ना उसने कोई ऑडियो कॉल किया था, ना उसने कोई वीडियो कॉल किया था। बस टेक्स्ट मैसेज आ रहे थे। और कहीं ना कहीं अब जो भानु की माँ होती है रुक्मिना देवी, ये परिवार के पास जाती है और परिवार के सारे लोगों को स्पष्ट शब्दों में बोलती है कि बेटी जवान है और 42 दिन का समय गुजर चुका है। ऐसी कौन सी डॉक्टर बन रही है, ऐसा कौन सा सरप्राइज़ हमारे लिए प्लान कर रही है कि वो एक बार वीडियो कॉल भी ना कर सके, कि वो एक बार ऑडियो कॉल भी ना कर सके। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो डॉक्टर है वो झूठ बोल रहा है और मेरी बेटी के साथ में कुछ तो अनहोनी हो गई है। जवान बेटी है, कम से कम परिवार वाले उसके बारे में पता तो करें कि वो कहाँ है, किसके साथ है। अब जब रुक्मिना केवट इस तरीके की बातें परिवार वालों के सामने कहती है तो परिवार वालों की अब जाके आंखें खुलती हैं। अब जैसे ही परिवार वाले ये सारी बातें रियलाइज़ करते हैं, उसके बाद में दौड़े दौड़े भागे भागे सिटी कोतवाली पहुंचते हैं। सिटी कोतवाली पहुंचने के बाद में ये जो परिवार वाले होते हैं पुलिस वालों के सामने कंप्लेंट लिखाते हैं कि साहब हमारी जो बेटी है वो गुम हो गई है। अब दोस्तों एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, अगर कोई बेटी या फिर बेटा जिसकी उम्र 22-23 साल के आसपास हो और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने आप पुलिस में जाएँ तो सबसे पहले पुलिस को यही लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई प्रेम प्रसंग का मामला हो, कहीं ऐसा तो नहीं कोई दोस्त हो उसके साथ कहीं चली गई हो या फिर चला गया हो। इसलिए पुलिस वाले भी घुमा फिरा कर यही बातें इस परिवार वालों से कहते हैं, ज़्यादा इस मामले में सीरियस होते नहीं हैं। उसके बाद में परिवार वाले जब ये बातें सुनते हैं वो कहते हैं कि हमारी बेटी तो ऐसी थी ही नहीं। पुलिस वाले वही बातें कहते हैं कि हर परिवार को यही लगता है कि उनका बच्चा ऐसा नहीं है, लेकिन इस तरीके के जो केसेस हैं आमतौर पर देश के अंदर होते हैं। लिहाजा जो परिवार वाले होते हैं पुलिस स्टेशन से वापस आ जाते हैं, फिर से क्लिनिक पर पहुंचते हैं, डॉक्टर आशुतोष से फिर से पूछते हैं। डॉक्टर आशुतोष वही घिसी पिटी जो 2 लाइनें उसे याद थीं वही बताता है कि तुम्हारी बेटी ने मुझे बताने के लिए मना किया है और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बेटी से कह दूं तो तुम्हारा कोई मैसेज है तो मैं उस तक पहुंचा दूंगा, अगर उसका मन होगा तो तुमसे बात कर लेगी, अन्यथा इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारी बेटी को वचन दिया है कि मैं उसकी बिना मर्जी के उसके परिवार वालों को उसका पता नहीं बताऊँगा। अब परिवार वाले कभी चक्कर लगा रहे थे कोतवाली का, कभी चक्कर लगा रहे थे उस क्लिनिक का। लगातार इस पूरे घटनाक्रम में भी लगभग 8 दिन का समय गुजर जाता है। लगभग इस बेटी को अब घर से गए हुए 50 दिन से भी ज़्यादा का समय गुजर जाता है, क्योंकि 42 दिन के आसपास गुजर चुके थे तब FIR की गई थी और 8 दिन घर परिवार वालों को इसी भागदौड़ में गुजर जाते हैं। लेकिन इस बच्ची का कहीं से भी कोई पता नहीं चल पा रहा था। अब जो इस बेटी भानु की जो माँ होती है रुक्मिना केवट, जब ये सुनती है कि कहीं से भी इसको कुछ मदद नहीं मिल रही है तो वो सोचती है कि ये जो केस है शायद इस तरीके से अब नहीं खुलेगा, क्योंकि माँ को ऐसा लगता है कि वो गरीब लोग हैं और गरीब लोगों की कोई सुनता नहीं, ना पुलिस सुनती है, ना कोई सुनता है, ना सरकार सुनती है। लेकिन जैसे ही सरकार की बात इस माँ के जहन में आती है तो अपनी पति की गैर मौजूदगी में ये अपनी छोटी बेटी से कहती है जो CM हेल्पलाइन नंबर है तुम उस नंबर पर कॉल लगाओ। छोटी बेटी माँ का कहा मानती है, CM हेल्पलाइन नंबर पर कॉल लगा देती है। माँ जो थी CM हेल्पलाइन नंबर पर रोते हुए सारी बात बताती है कि इस तरीके से उन्होंने कंप्लेंट लिखाई थी, इस तरीके से एक डॉक्टर है और इस तरीके से सारी बातें CM हेल्पलाइन नंबर पर बताई जाती हैं। अब जैसे ही ये बातें CM हेल्पलाइन नंबर पर बताई जाती हैं तो कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले में खलबली मच जाती है। तुरंत उस थाने को तलब किया जाता है और कहा जाता है कि इस तरीके से एक रिपोर्ट लिखाई गई थी और इस मामले में अभी तक कोई छानबीन नहीं हुई है। और अगर कहीं ना कहीं ये मामला हाई प्रोफाइल हुआ और कहीं ना कहीं ये मामला आगे बढ़ा और कहीं ना कहीं इस मामले में पुलिस की जो उपस्थिति है, पुलिस का जो काम है, अगर उस पर कहीं ना कहीं सवाल या निशान उठे तो फिर ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हो सकता है कि तुम्हारी नौकरी भी खतरे में पड़ जाए। अब जब इस तरीके से पुलिस थाने के अंदर CM ऑफिस से फ़ोन आता है तो कहीं ना कहीं पुलिस थाने के अंदर भी हड़कंप मच जाता है। उसके बाद में इस पूरे मामले को जो वहाँ की एक सीनियर पुलिस ऑफिसर होती हैं अर्चना द्विवेदी जी, जो काफ़ी तेज़ तर्रार, काफ़ी मेहनती, काफ़ी कुशल, वो इस मामले को संज्ञान में लेती हैं और उसके बाद तुरंत उस डॉक्टर के पास पहुँचती हैं, उस डॉक्टर से पूछताछ करती है। अब डॉक्टर जो उसको 2 लाइनें याद थीं वही लाइनें वो पुलिस वालों के सामने भी बताता है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार वालों के सामने और पुलिस वालों के सामने बताने में अंतर था, क्योंकि परिवार वालों के सामने ये डॉक्टर बेहद ही कॉन्फिडेंस के साथ में बताता था और पुलिस वालों के सामने कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी दिखाई पड़ रही थी। अब पुलिस की नज़र जो होती है बहुत बारीक नज़र होती है। पुलिस भांप जाती है कि जो डॉक्टर है ये कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है, लेकिन डॉक्टर को सीधा उठा लेना, पुलिस थाने ले जाना, ये भी एक काफ़ी मुश्किल टास्क था, क्योंकि डॉक्टर एक रसूख फैमिली से, यानी एक इज़्ज़तदार फैमिली से बिलोंग करता था। इसके जो पिता थे वो भी एक टीचर थे,
सरकारी टीचर, और डॉक्टर का भी इलाके में अच्छा खासा नाम था। लिहाजा पुलिस यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं लेती है और वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद में जो अर्चना जी होती हैं, जो मैंने आप लोग को बताया था, जो सीनियर पुलिस ऑफिसर थी, वो एक दिमाग लगाती हैं और दिमाग लगाने के बाद में इस डॉक्टर को फ़ोन करती हैं और फ़ोन करने के बाद में कहती हैं कि तुम पुलिस थाने आ जाना, तुमसे महज थोड़ी सी पूछताछ करनी है, क्योंकि परिवार वालों को तुम्हारे ऊपर शक है, बस थोड़ी सी पूछताछ करनी है, उसके बाद तुम्हें वापस भेज देना है। अब जो डॉक्टर आशुतोष होते हैं ये पुलिस थाने पहुंच जाते हैं। जब डॉक्टर आशुतोष पुलिस थाने पहुंचते तो वहां पर ऑलरेडी 5 मुजरिमों से पूछताछ चल रही थी। डॉक्टर आशुतोष को बिठा दिया जाता है, कहता है कि इन 5 लोगों से पूछताछ हो जाए, उसके बाद तुम्हारा भी नंबर आएगा। अब कोई ऐसा व्यक्ति था जो चैन स्नैचिंग में आया था, कोई ऐसा व्यक्ति था जो चोरी के इल्ज़ाम में आया था, कोई छेड़खानी के, कोई जेब कतरने के इल्ज़ाम में इस पुलिस स्टेशन के अंदर आया था। इन लोगों से पूछताछ चल रही थी, किसी के पट्टे पड़ रहे हैं, किसी के बेंत पड़ रहे हैं। जब इस तरीके से पुलिस वाले अपने अंदाज में इन 5 लोगों से पूछताछ कर रहे थे तो ये सामने का जो मंजर है, जब इस मंजर को ये डॉक्टर आशुतोष देखते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी रूह कांप जाती है और इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब जो अर्चना जी होती हैं, जब इस डॉक्टर की आंखों में आंसू देखती हैं तो मंद मंद अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही होती हैं। वो सोचती हैं कि डॉक्टर शायद अब कुछ छुपा नहीं पाएगा। उसके बाद में अर्चना जी उन पुलिस वालों से कहती हैं कि इन 5 लोगों को तो छोड़िए, जो डॉक्टर साहब बैठे हैं इनका नंबर लगाइए। अब जैसे ही डॉक्टर आशुतोष ये बात अर्चना जी के मुंह से सुनते हैं, इनकी तो सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। भागते हुए जाते हैं, अर्चना जी के पैरों में गिर जाते हैं, कहते हैं अर्चना जी मुझे मारिए मत, मैं सारी बातें सच सच तरीके से पुलिस को बताने के लिए तैयार हूँ। अब जैसे ही ये पैरों में गिर जाते हैं, अर्चना जी ने उठाती हैं, कहती हैं अरे अरे आप पैरों में क्यों गिर रहे हैं, आप तो सम्मानित लोग हैं, बैठिए और जो भी बात है सिलसिलेवार तरीके से हमें बताइए। उसके बाद में जो डॉक्टर आशुतोष होते हैं इन्हें फ्रंट सीट पर बैठाया जाता है और जब ये पुलिस वालों का पुलिसिया अंदाज देखते हैं तो उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी पुलिस के सामने बताते हैं। दरअसल आशुतोष पुलिस के सामने बताता है कि जब भानु उसके क्लिनिक पर आई थी तो वो भानु को देखता ही रह गया था। दरअसल भानु देखने में बेहद ही खूबसूरत थी, ऐसा था कि जैसे उसको देखते ही रहो। और जो आशुतोष था ये भी सिंगल था। उसके बाद में भानु जो थी वो आशुतोष के क्लिनिक पर काम करने लग जाती है। जो आशुतोष था उसने भानु को इस क्लिनिक के अंदर इतनी ज़्यादा फ्रीडम दे दी थी कि वो कुछ भी यूज़ करे, कुछ भी करे। वो कहता था ये पूरा क्लिनिक तुम्हारा है। जब भानु आशुतोष का इस तरीके का नेचर देखती है तो वो भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होती है कि कैसा व्यक्ति है, पेशे से डॉक्टर है, अच्छा खासा पैसा है, लेकिन एक रत्ती बराबर भी इसके अंदर ना पैसे का घमंड है ना इसके काम का घमंड है। बहुत अच्छा इंसान है। आजकल के ज़माने में इस तरीके के इंसान कहाँ ही मिलते हैं। भानु धीरे धीरे इस डॉक्टर आशुतोष के प्रति अपना रवैया जो है वो बदलती है, इसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। और कहीं ना कहीं आशुतोष जो था वो भी इन्हीं सारी चीज़ों का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि वो भी भानु की खूबसूरती देखकर उसका दीवाना हो गया था और वो कहीं ना कहीं भानु को अपने प्रेम जाल में फंसाना चाहता था। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और दोनों एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। नज़दीकियाँ प्रेम संबंधों में बदल जाती हैं। कायदे से इनके क्लिनिक का जो टाइम था वो 10 बजे से 2 बजे तक और 4 बजे से 8:30 बजे तक, तो बीच का जो 2 घंटे का समय रहता था, इन 2 घंटे के समय में भानु और आशुतोष ये दोनों एक दूसरे के साथ अकेले रहा करते थे, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड किया करते थे, प्यार मोहब्बत भरी बातें किया करते थे और वो सब कुछ किया करते थे जो आजकल के दौर में एक प्रेमी जोड़ा करता है। धीरे धीरे वक्त यूँ ही गुजर रहा था, यूँ ही प्रेम प्रसंगों में इनकी ज़िंदगी गुजर रही थी। जो भानु थी वो भी सोच रही थी कि एक अच्छा लड़का है, एक पेशे से डॉक्टर है, अच्छा खासा परिवार है, रुतबे वाला परिवार है, रसूख वाला परिवार है। अगर ऐसे लड़के से उसकी शादी हो जाएगी तो उसकी जो ज़िंदगी है वो भी सेटल हो जाएगी। इधर जो आशुतोष था उसने भी भानु को वादा कर रखा था कि थोड़ा सा समय गुजरता नहीं दीजिए, उसके बाद में आशुतोष भानु से शादी कर लेगा। और ये सब सुनने के बाद में भानु बहुत ज़्यादा खुश थी। सारी ही चीज़ें एज़ यूजुअल चल रही थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और इन दोनों के जो प्रेम संबंध थे वो चलते रहते हैं। लेकिन इसी बीच में जो भानु की बहन होती है उसकी शादी तय हो जाती है। जब भानु की बहन की शादी तय होती है तो अब जो भानु के पिता होते हैं जिनका नाम राम नरेश होता है, वो कहते हैं कि भानु के लिए भी कोई रिश्ता देख लेते हैं। अब भानु को भी देखने वाले आने लगते हैं। अब जब भानु को देखने वाले आते हैं तो कहीं ना कहीं अब भानु को थोड़ी सी चिंता होती है। वो जाकर इस बारे में डॉक्टर आशुतोष को बताती है, कहती है कि मेरे लिए भी रिश्ता देखने वाले आने लगे हैं, मेरी बहन का रिश्ता तय हो गया। और पिताजी चाहते हैं कि दोनों ही बहनों की शादी आगे पीछे कर दी जाए, क्योंकि एक परिवार में एक व्यक्ति है जो उसका कुछ अच्छा काम नहीं है और वो चाहेगा कि जल्द से जल्द अपनी बेटियों की शादी कर दे और जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे अदा हो। लेकिन जब डॉक्टर आशुतोष इस तरीके की बातें सुनते हैं तो वो कहते हैं कि अभी मुझे बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत कुछ प्लानिंग है, बहुत कुछ करना है और तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तुम थोड़ा इंतज़ार करो, उसके बाद हम लोग शादी करेंगे।
जो भानु होती है उसे आशुतोष की बातें ठीक लगती हैं। वो कहती है कि बड़े लोग हैं, न जाने इनकी क्या प्लानिंग है, हमें तो ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती। उसके बाद में जो है भानु अपनी तरीके से डेली के रूटीन में काम करने लग जाती है, घर चली जाती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, वक्त गुजरता है। उसके बाद में जो भानु होती है लगातार आशुतोष से शादी करने का प्रेशर डालती है, लेकिन आशुतोष उसी तरीके से टालता जाता है। जब वक्त बहुत ज़्यादा गुजर जाता है तो कहीं ना कहीं भानु समझ चुकी थी कि आशुतोष बस उसको इस्तेमाल कर रहा है, बस उसको यूज़ कर रहा है। और इसी वजह से जो भानु थी ये आशुतोष को काफ़ी भला बुरा कहती है और उससे कहती है कि तुम बस उसे इस्तेमाल कर रहे हो, उसे यूज़ कर रहे हो। अब इस वजह से जो आशुतोष होता है सब कुछ सुनता जाता है, लेकिन भानु यहाँ पर कहती है कि वो जाएगी और इस बारे में सबको बताएगी कैसे तुमने उसका इस्तेमाल किया है, कैसे तुमने उसका यूज़ किया है, कैसे तुमने उस शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया है। जब ये बातें डॉक्टर आशुतोष सुनते हैं तो वो जाते हुए भानु को पीछे से दुपट्टा पकड़कर रोकते हैं। जैसे ही पीछे से दुपट्टा पकड़कर वो खींचते हैं, भानु वहीं क्लिनिक में गिर जाती है और गिरने की वजह से उसके सिर के पीछे वाले हिस्से में चोट लगती है। और उसके बाद में जो डॉक्टर आशुतोष होते हैं उसके सीने पर चढ़कर बैठ जाते हैं और उसी की चुनरी से उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। अब हत्या कर दी जाती है। उसके बाद में सोचते हैं कि डेड बॉडी का क्या किया जाए। अब जो इनका क्लिनिक था ये एक चौराहे पर था, पास में आस पड़ोस में और भी दुकानें थीं और इनके क्लिनिक के बगल से ही एक पतली एक संकरी जिसको हम लोग बोलते हैं, बहुत पतली सी गली थी जिससे लोगों का आना जाना भी ज़्यादा नहीं था और बराबर में रैन बसेरा भी था। इसलिए जो डॉक्टर आशुतोष होते हैं उस दिन अपना क्लिनिक बंद करते हैं और घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद में मन में वही सारी चीज़ें चल रही थी कि डेड बॉडी का क्या किया जाए। उसके बाद में वापस से रात में क्लिनिक आते हैं। क्लिनिक आने के बाद में उस डेड बॉडी को बाकायदा मोड़ा जाता है और उनका जो टेबल था उस टेबल के अंदर उस डेड बॉडी को छुपाया जाता है। पूरा दिन पेशेंट देखे जाते हैं और उसके बाद में एक अजीब दिमाग ये लगाते हैं। दरअसल जो पास में ही पतली सी गली थी उस गली में 2 मजदूर करके लाते हैं और गड्ढा कराने लगते हैं। आस पड़ोस के लोग आते हैं, पूछते हैं कि गली में क्यों गड्ढा कराया जा रहा है। तो यहाँ पर जो डॉक्टर आशुतोष होते हैं ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही चालाकी से दिमाग लगाते हैं और कहते हैं कि दरअसल जो रैन बसेरा है इसके पानी की सीलन की वजह से उसकी दुकान में भी सीलन आ रही है, जिसकी वजह से पुट्टी प्लास्टर वगैरह फूल रहा है। तो सोच रहा हूँ कि यहाँ पर मिट्टी डलवा कर अच्छे से इस रास्ते को सही कर दिया जाए। तुम लोग भी चंदा दे दो, अपना इसमें सहयोग करो ताकि ये गली सही हो जाए। अब जैसे ही चंदे की बात आती है तो जो बाकी के लोग होते हैं वहाँ से फ़रार हो जाते हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर चंदा देना लोग सही नहीं समझते, इसलिए लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और जो डॉक्टर आशुतोष होते हैं ये अपना काम उसी तरीके से करने लगते हैं। उसके बाद में जो डॉक्टर आशुतोष होते हैं ये अपने काम में लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि चंदे का नाम ले लिया है, अब कोई इस एरिया में भी नहीं झांकेगा। लोग देख रहे थे, बस दूर से बैठ के देख रहे थे और लोगों से भी लोगों ने मना कर दिया था कि उस साइड मत जाना, वो जो डॉक्टर आशुतोष है वो रास्ता सही करा रहा है और हो सकता है तुमसे चंदा मांग ले। इसलिए लोग उधर जाने से बचने लगते हैं। डॉक्टर आशुतोष पूरा दिन गड्ढा खुदवाता है, शाम को मजदूरों को पैसे देता है और उसके बाद उन्हें वहाँ से चलता कर देता है। बाकायदा मार्केट जाता है, मार्केट से नमक की बोरियां खरीद के लाता है और रात के अंधेरे में इस भानु की डेड बॉडी को उस गड्ढे के अंदर दफन करता है। ऊपर से नमक का एक लेप लगाता है, वापस से मिट्टी डालता है और उसके बाद में एक मरा हुआ कुत्ता जो कि बगल में ही पड़ा हुआ था उस कुत्ते को दफना देता है और ऊपर से मिट्टी डाल देता है। इस कुत्ते को उसने इसलिए दफनाया था कि अगर फ्यूचर में यहाँ पर बदबू फैले और ये गड्ढा खोदा जाए तो लोगों को कुत्ता मिल जाए और लोग सोचें कुत्ता गलती से दफन हो गया होगा, इस वजह से बदबू आ रही है और डेड बॉडी तक लोग पहुँचे ही ना। इस तरीके से ये पूरी बात जब पुलिस को बताता है तो बाकायदा पुलिस पहुंचती है। उस जगह पर जाकर उस गड्ढे को खुदवाया जाता है, जो गड्ढा खुदवाया जाता है उससे बाकायदा एक कुत्ते का कंकाल प्राप्त होता है। थोड़ा और खुदवाया जाता है तो एक मनुष्य का कंकाल प्राप्त होता है जो कि एक लड़की थी। उसका डीएनए टेस्ट कराया जाता है तो डीएनए मैच हो जाता है। उसके बाद में मामला कोर्ट में पहुंचता है और कोर्ट में पहुंचने के बाद में 1 साल तक, यानी पिछले साल 2021 की ये बात है, साल 2021 में ये मामला कोर्ट में गया था। उसके बाद में मार्च महीने में अगले ही साल इसमें फ़ैसला आता है और जो जज साहब होते हैं इस आशुतोष डॉक्टर पर 2000 रुपये का जुर्माना और उम्र कैद की सज़ा इसको सुनाई जाती है। जो भानु की माँ होती है बहुत ही इमोशनल एक बयान दर्ज कराती हैं। वो कहती हैं कि वो इस मामले से खुश तो नहीं है, लेकिन कम से कम वो एग्री ज़रूर है कि इस तरीके के भेड़ियों को इस तरीके की सज़ा मिलनी चाहिए। बहरहाल दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि इस डॉक्टर ने किस तरीके से अपना शैतानी दिमाग लगाया और किस तरीके से इस पूरे केस को उलझाता चला गया। बहरहाल दोस्तों, ये थी पूरी कहानी।
आप लोग को कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के जो भी कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों, हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए हैं, वो पहला कमेंट्स है SK4 कर और ये लिखते हैं कि सर आप रोज़ अवैध संबंधों की कहानी सुनाते हैं, जबकि कुछ और कहानियाँ भी हैं वो भी सुनाया करें। तो भाई SK4 जी, मैंने एक चैनल बनाया है जिसका नाम हिडन ट्रूथ है, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और चैनल के टाइटल में भी मैं लिखता हूँ @हिडन ट्रूथ करके, तो आप उस चैनल पर जाइए और वहाँ पे आप लोग को अवैध संबंधों से परे कहानी मिला करेंगी। सुरेंद्र शर्मा है, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप हैं, लिखते हैं नाइस वन भाई, तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल बहादुर सिंह है, लिखते हैं नाइस स्टोरी बट ओल्ड स्टोरी, थैंक यू मिस्टर मलिक, तो दिल बहादुर सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में दी बैरिस्टर हैं, लिखते हैं गुड स्टोरी, तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शील निधि हैं, लिखते हैं कहानी अच्छी लगी मलिक जी, या तो लाइक करें या फिर कमेंट्स चुनें, लोग दोनों में से। तो शील निधि जी, आप जिस तरीके से प्रयास कर रहे हैं लोगों से कमेंट्स करने के लिए, लाइक करने के लिए बोलते हैं, मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी शहना बुलंदशहर से, तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। उमराव सिंह हैं, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्ते, मैं राजस्थान के ज़िला बालोतरा का निवासी हूँ और मैं सूरत में कपड़े की दुकान है। राजस्थान में मेरे अनार व खजूर की बागबानी करता हूँ। मेरा ज़िला बालतौर के पास एशिया का सबसे बड़ा पेट्रो ऑयल रिफाइनरी पचपदरा में बनकर तैयार है, अब उद्घाटन होने वाला है। देश के बड़े पत्रकार आने वाले हैं, क्या आप आएंगे बताना जी। तो उमराव सिंह जी, मुझे किसी भी तरीके का अगर ना कोई इनविटेशन मिला है तो मैं कैसे आ सकता हूँ। खैर, आपका शुक्रिया। सुनील झाकर जी हैं, लिखते हैं सेंट जल बीकानेर से, सुनील चौधरी जी आपका कहानी सुनाने का तरीका अच्छा है, तो भाई सुनील चौधरी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद में बाबूजी अंसारी हैं, लिखते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, जब पुलिस का डंडा पड़ता है तो इंसान तोते की तरह बोलता है। जीशान अंसारी, सूरत गुजरात से, तो जीशान अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उमराव सिंह जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देश के बड़े पत्रकार आ रहे हैं, मैं तो एक बहुत छोटा सा पत्रकार हूं, तो मैं नहीं आ रहा हूं। आपकी नॉलेज के लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं। सो दोस्तों, ये थी कहानी और ये थे आप लोगों के कमेंट्स। मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।